हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया था। मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जो है कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन कौन सी स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन फेस कर रही है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, इसके मैनी रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, और इट कैन बी मास एक्सटिंक्शन और नेचुरल एक्सटिंक्शन। लाइक अब तक 5 जो हैं वो मास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जब से हमारी जो हमारा नेचर बना है, हमारी अर्थ जो है जब से बनी है, मतलब 3 बिलियन ईयर्स से अगर हम स्टडी करें तो अब तक 5 बिग मास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी स्पीसीज जो हैं वो लॉस हो चुकी हैं। और अगर जो अभी एक्सटिंक्शन होगा, अगर होगा तो वो 6th एक्सटिंक्शन होगा। और ये एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। जो कि पहले एक्सटिंक्ट हुए थे उनसे 100 to 1000 टाइम फास्टर ये लॉस जो है बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है। इस वजह से 6th एक्सटिंक्शन जो है वो हमें जल्दी फेस करना पड़ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि एंथ्रोपोजेनिक नेचर की वजह से ये स्पीसीज जो है जिम्नोस्पर्म, एम्फीबियन, मैमल्स और बर्ड्स का इतना परसेंटेज जो है रिस्क फेस कर रहा है। उसके अलावा आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से मेजर लॉसेस, मेजर कोज होंगे बायोडाइवर्सिटी के। देखो, अगर बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया की कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ का जो वेरिएशंस है सीज़न की वो बढ़ जाती हैं, और जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता, वो वेरी करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की रेजिलेंस जो है ऑर्गेनिज्म की वो वहाँ पर कम हो जाती है, वो स्टेबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते अच्छे से, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस कौन कौन से हैं। इसको हमने जो है बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक नॉर्म दिया है, दैट इज ईवल क्वार्टेट सॉब्रिक्यूट दिया है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू दिस देर आर 4 मेन कोज, जिसको उन्होंने ईवल क्वार्टेट बोला है। ईवल मतलब कोई गलत चीज़, और क्वार्टेट मतलब 4। ये 4 गलत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है इवन। तो फर्स्ट है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा कोज माना गया है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। और यहाँ पे लिखा भी है दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोज, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट श्रिंक फ्रॉम 14% to 6% ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब बड़े बड़े एरियाज में जो फॉरेस्ट थे उनको काट करके छोटे छोटे जो हैं जगह में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कटिंग की गई है ट्रीज़ की, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे एरिया बन गए हैं प्लांट्स के, बड़े फॉरेस्ट नहीं रहे हैं। ऐसे में माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनके लिए वो अच्छा जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो एक लंबे रूट वाले माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और उनको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। इसी तरह कुछ लॉयन एंड चीता होते हैं जो जिनके लिए टेरिटरी जो है वो एक लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है उनको, बट क्योंकि यहाँ पर लॉस कर दिया गया है हैबिटेट का भी और फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है बड़े एरिया को, तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है ब्रीडिंग के लिए या उनकी फीडिंग के लिए। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। लॉस कर दिया गया है हैबिटेट का, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो छोटे जगह पर रहते हैं उनका हैबिटेट ख़त्म हो गया है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि इतने ज़्यादा रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में, वो पहले 14% एरिया कवर करते थे, लेकिन अब वो 6% तक रह गए हैं। और जो कि अमेजोन फॉरेस्ट है विच इज़ प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लैनेट्स। तो इनको भी कट कर दिया गया, यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, आर बीइंग कट फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन एंड रेजिंग बीफ कटल। मतलब अमेजोनियन फॉरेस्ट को काट दिया गया है, किस लिए? ताकि वहाँ पर सोयाबीन को कल्टीवेट किया जा सके, वहाँ पर जो बीफ कैटल्स हैं उनको रेज करवाया जा सके, उनकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके। इस वजह से उन्होंने अमेजोन फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रही है। इवन अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है हमें देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेव करना। बट ड्यू टू रेजिंग बीफ कटल्स और कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स, दे आर कंटिन्यूसली कट डाउन। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है वो कंटिन्यू कट रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है पूरी दुनिया के लिए।
सेकंड जो है दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि जब ह्यूमन की फीडिंग हैबिट्स जो हैं, जो उसका फीड है वो ग्रीड में चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी चीज़ का ओवर एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए नेचर से मिलने वाली चीज़ों को ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, जिसकी वजह से जो लॉस है उन चीज़ों का होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे स्टीलर्स सी काउ विच इज़ प्रेजेंट इन रशिया, पैसेंजर पिजन डोडो मॉरिशियस में से जो अभी एक्सटिंक्ट हुआ है रिसेंटली, तो ये सब ह्यूमन एक्सप्लॉयट ओवर एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से जो है ख़त्म हो गए हैं। हम इसको अपने जो हमारे मतलब कि शौक होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टाइम पर हम इनको ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, लाइक हंटिंग हो गया इस सब चीज़ों के लिए, और फीडिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हम इनको ख़त्म करते हैं। तो हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी अमाउंट होता है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में इनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कोज़ है डाइवर्सिटी को लॉस करने के लिए। थर्ड आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का क्या मतलब है? एलियन मतलब कोई बाहर की स्पीसीज इन्वेजन, उसको इन्वेड करवाना, उसको ऐसे इन्वायरमेंट में लेकर के आना जहाँ पर उसका जो उसको ख़त्म करने के लिए जो होते हैं, मतलब अगर मान लो हम कोई स्पीसीज बाहर से लेकर के आए तो उसका जो कॉम्पिटिटर होगा वो उसी एनवायरनमेंट में होगा जहाँ से हम उसको लेकर के आए होंगे। लेकिन जब हम उसको नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका वहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्पीसीज जो है बहुत इनॉर्मसली ग्रो करती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर और जो स्पीसीज होती हैं उनको वो इन्वेड कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए एलियन स्पीसीज के इन्वेजन से जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन की एंडेमिक स्पीसीज होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीज़न है। इसमें एग्जांपल है जैसे वाइट हाइसिंथ, जिसको इकॉर्निया भी बोलते हैं इंडिया में, उसको जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो जो यहाँ की पर्टिकुलर वेजिटेशन थी, पर्टिकुलर जो यहाँ के फ्लावर्स थे वो यहाँ से रिमूव हो गए, क्योंकि वाटर हाइसिंथ का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। ये बहुत ही ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं इसके, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में, इसी वजह से इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में। बट इसकी इतनी इनॉर्मस ग्रोथ हुई, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई कि इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसकी वजह से पूरी जगह वाटर हाइसिंथ जो है वो बढ़ गया था, और जो वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज़ थी, उसकी एंडेमिक स्पीसीज़ थी, वो वहाँ से रिमूव हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सेकंड है नाइल बर्च, जो कि लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में लेक विक्टोरिया है, वहाँ पर नाइल बर्च को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक फ़िश है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ की ऑलरेडी प्रेजेंट चाइल्ड फिश थी वो वहाँ से रिमूव हो गई, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया नाइल पर्च के साथ कि जो चाइल्ड फिश जो है वो वहाँ पर अब सर्वाइव नहीं कर सकती थी, वो उसी कंपटीशन में हार गई, और 200 स्पीसीज जो है वो इस फिश की पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई इन द लेक विक्टोरिया ड्यू टू नाइल पर्च। थर्ड है एग्जाम्पल जो उन्होंने सेट कर रखा है, दैट इज़ अफ्रीकन कैटफिश इन इंडिया, इंडियन एक्वाकल्चर कोज हार्म टू इंडियन कैटफिश। मतलब जब इंडियन एक्वाकल्चर में अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इंडियन फिश वहाँ से खत्म हो गई। ये मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी इसके बारे में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से जब हम कोई बाहर की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो नई हो, वहाँ पर उसका कॉम्पिटिटर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की पहले वाली स्पीसीज होती हैं दे गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज जो कंपटीशन है वो नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में जो कंपटीशन कम होगा तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है इनकी। तो इसीलिए अफ्रीकन कैटफिश की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई और इंडियन कैटफिश को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इस तरीके से और भी एक एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक आई थिंक लेंटाना का एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। तो ये 3-4 एग्जांपल हैं यहाँ पर स्टडी करने लायक। ये सब डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से बाहर की स्पीसीज़ को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो नई स्पीसीज़ जो है, जो वहाँ की खुद की स्पीसीज़ होती है उस एरिया की, वो वहाँ से रिमूव हो जाती है क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में सर्वाइव नहीं कर पाती। फोर्थ रीज़न है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन भी मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बताया था। को एक्सटिंक्शन का मतलब है कि साथ में होने वाला एक्सटिंक्शन, मतलब जब दो स्पीसीज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होती हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर एक स्पीसीज रिमूव होगी किसी वजह से तो उससे जुड़ी हुई दूसरी स्पीसीज भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब कंपटीशन जो है जो अब दोनों स्पीसीज पे एक स्पीसीज अगर ख़त्म हो रही है तो उस पर सर्वाइव करने वाली, उस पर फीड करने वाली दूसरी
स्पीसीज़ को खाना नहीं मिलेगा, वो शेल्टर नहीं मिल पाएगा, प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। इट अप्लाइज ऑन मैनी ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप स्पीसीज़। तो ये 4 मेन ईवल क्वाड्रेंट हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। इनके एग्जांपल चेक कर लेना, एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना। और मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स की तरह बता रही हूँ। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि पूरा जो है कवर किया जा सके, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो रह जाते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये क्रैश कोर्स की तरह है, तो आप इसको पढ़ के आई होप आपको कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक रीडिंग भी लोगे ना जस्ट, तो आप इजीली समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बताऊंगी, और कुछ एफर्ट किए गए थे कंजर्वेशन के लिए, एक्स सीचू इन सीचू ये कंजर्वेशन बताऊंगी। तो इन सीचू में देखो, और एक्स सीचू, इसको सीचू भी बोलते हैं, सीटू भी बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। सो प्लीज़ एक बार सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप चेक कर लेना जो भी आप बोलते हो। तो इन सीटू और एक्स सीटू जो है, ये 2 मेथड होते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, नेचर का इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। तो अगर हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, तो ये ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। तो इसके लिए 2 मेथड यूज़ किए गए हैं। वन इज़ इन सीटू कंजर्वेशन, सेकेंड वन इज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू जो कि मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन होता है, एक्स सीटू मतलब जो कि ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। इन सीटू ऑन साइट मतलब जहाँ पर कोई चीज़ है उसको वहीं पर सेव कर लेना, वहीं पर उसको प्रोटेक्ट कर लेना। और एक्स सीटू, जो चीज़ कहीं पर हमें मिली और हम उसको वहाँ से उठा के एक ऐसी जगह लेके चले जाते हैं जहाँ पर हम उसको कंजर्व कर सकें, तो ये एक्स सीटू में आएगा। इन सीटू में जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रोव्स, हॉटस्पॉट्स, ये सब आते हैं। आप इसको 2 मेन कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हो, हॉटस्पॉट्स और प्रोटेक्टेड, जो है प्रोटेक्टेड हैबिटेट, प्रोटेक्टेड चीज़ें, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जिसमें हम ये सब इंक्लूड करते हैं। एक्स सीटू में जब हम उसको ऑफ साइट कंजर्व करते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, तो इनको याद करना कौन सा एक्स सीटू में है, कौन सा इन सीटू में मेथड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मेनली वाइल्ड लाइफ सफारी, नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है या इन सीटू कंजर्वेशन है। उसके अलावा इनके नंबर्स पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क किसके अंडर आता है, और जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन किसके अंडर आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, सीड बैंक किस लिए होता है, हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, इंडिया में कौन से हैं, तो ये सब जो है आएगा। और बायोस्फीयर रिजर्वियर में एक चार्ट, एक ग्राफ है, वो याद करना है। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए आप इनको नोट डाउन कर लो और इनको देखो कि कौन कौन सा इन सीटू में है और कौन कौन सा एक्स सीटू मेथड है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, और ये क्यों ज़रूरी है ये भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।